देख रहे हैं आरक्षण के विषय पर थोड़ा गर्मा गर्मी बहस शुरू हो गया है। ये हमारे विनय जी कुछ डाले हुए थे सर्वोच्च अदालत में, उसका फैसला आया है और उससे वो नाखुश दिख रहे हैं। तो जो रिट डाले वो मैंने नहीं पढ़ा है, जो रिजल्ट जो सर्वोच्च ने जो निर्णय किया है उसका जो कागजात वगैरह कोई होगा वो भी मैंने नहीं पढ़ा है। थोड़े बहुत हेडलाइंस पढ़े हैं, न्यूज़ में जो आता है कि ऐसे वैसे का एक दो पैराग्राफ कहीं पढ़ा है। और सेतु पार्टी में विनय जी का आधा घंटा का कोई आया है, वो मैंने सुना वो क्या कर रहे हैं। तो मैं मुख्य रूप से आरक्षण के टॉपिक पर बोलना चाह रहा हूँ। वो ये जो स्पेसिफिक निर्णय आया है सर्वोच्च से, वो बात का शुरुआत हो सकता है, लेकिन मैं ब्रॉड टॉपिक, आरक्षण अंग्रेजी में अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, तो उस ब्रॉड टॉपिक पर कुछ कमेंट करने जा रहा हूँ। पहला बात है, आरक्षण को समाप्त करना होता है। उसका मैं वजह ये बता रहा हूँ कि जो समुदाय देश में जिसका जनसंख्या 10% हो, अगर उसका ब्यूरोक्रेसी में, कर्मचारी तंत्र में, देश के स्थायी सत्ता में सहभागिता 90% हो, तो स्वाभाविक है वो आरक्षण के कारण हुआ है। वो तो खुला प्रतिस्पर्धा के आधार पर नहीं हुआ है। वो मोनोपोली जमाए हुए हैं कि हम बाहुन को ही हायर करेंगे, बाहुन को ही देंगे, तो वो तो आरक्षण हुआ ना, अघोषित आरक्षण। वो डिक्लेयर नहीं किए हैं लेकिन व्यवहार में वही है। वो मेरिटोक्रेसी नहीं है, वो फ्री कंपटीशन नहीं है। तो पहला तो काम है, और ये एक राजनीतिक नेतृत्व के आधार पर किया जा सकता है कि लोक सेवा आयोग में लोगों का जो, जिसको खुला प्रतिस्पर्धा कहते हैं, अब 50% है कि 51% है कि 55% है, क्या है कानून। तो जो खुला प्रतिस्पर्धा नहीं था पहले, वहां पर हम खुला प्रतिस्पर्धा, वो एंट्री में भी और सरुआ बढ़ुआ में भी और प्रमोशन में भी खुला प्रतिस्पर्धा का वो स्टैंडर्ड होता है। ये विश्वव्यापी मान्यता है, वो उसमें कोई रिसर्च करके नया बात पता करने का जरूरत ही नहीं है। जहां पर ये मेरिटोक्रेटिक किस्म से किया जा रहा है उसका नकल करिए, तो वो करिएगा, खुला प्रतिस्पर्धा करिएगा तो 10% जनसंख्या वाला समुदाय का 90% सहभागिता हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो प्रथम बात तो वो हुआ कि जो फ्री कंपटीशन सेक्शन है वो अब 50 है कि 51 है कि 55 कितना है, तो उस में जो फ्री कंपटीशन अब तक नहीं हुआ है उसमें वो फ्री कंपटीशन लागू करना होगा। पहला बात वो हुआ। दूसरा बात हुआ, टैक्स तो सब तिरते हैं, टैक्स सिर्फ बाहुन क्षेत्रीय खास तिरते तो कहते कोई बात नहीं, लो तुम सरकारी जागीर खाओ। तो टैक्स तो सब तिरते हैं, शेरपा भी तिरते हैं, मदेशी भी तिरते हैं, नेवार भी तिरते हैं, मगर गुरुंग सब तिरते हैं, किरात लिम्बुराई सब तिरते हैं, करनाली वाले टैक्स तिरते हैं। तो सबसे टैक्स आप उठा के, 3 करोड़ आदमी से टैक्स उठा के आप 3 लाख लोगों को जो तलब खिला रहे हैं, और वो 3 लाख में 90% एक ही समुदाय का रहेगा, तो बाकी जो समुदाय है, 90% समुदाय है, उनका क्या होगा? वो जो टैक्स तिर रहे हैं क्या है वो? तो वो तो 2 नंबर का काम हुआ। तो आरक्षण ये होता है कि, और राज्य, स्टेट में आपके समुदाय का बहिष्करण है तो उससे पब्लिक सेक्टर में तो असर पड़ता ही है, प्राइवेट सेक्टर में भी असर पड़ता है। उसका एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण, अमेरिका आने के लिए नेपाल सरकार के मार्फत से जाना जरूरी नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में ही। हालांकि बहुदल आने से पहले लोगों को पासपोर्ट तक बनाने में दिक्कत था,
पासपोर्ट बनाने के लिए वो बहुत बड़ा पहुंच चाहिए, लेकिन बहुदल आने के बाद पासपोर्ट वगैरह बनाना, अगर आपके पास नागरिकता है तो, अभी तो नागरिकता न होने वाले भी लोग हैं तो वो फिर भी बहिष्कार में पड़ जाएंगे। लेकिन तो जो काम बिल्कुल निजी सेक्टर में होता है, जैसे डीबी में कोई भरे तो अमेरिकन एम्बेसी में कोई भी भर सकता है, लेकिन फिर भी मदेशी नहीं भरते थे। भरना है, लॉटरी की तरह लेना है, वो भी तो जिस समुदाय को उसको जो सरकारी क्षेत्र है मैं उसमें एकदम बहिष्करण करिएगा तो प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में भी वो बहिष्करण में पड़ जाता है। इसीलिए समुदाय, जो पिछड़ी हुई समुदाय है, उसको आगे लाने के लिए पब्लिक सेक्टर में, सरकारी जॉब में उसको प्रतिनिधित्व देना जरूरी हो जाता है। रोल मॉडल्स बनाने होते हैं। तो एक मेरे को किसी ने कहानी सुनाया था कि तामांग बस्ती सब में, वहाँ सिंधु पाल्चो काबरे वगैरह में, एक मेरा एक दोस्त कोई कभी वो गया होगा ट्रेकिंग वगैरह करने गया हुआ, तो उसने बच्चों को पूछा, वहाँ बच्चे से मुलाकात हुई कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? तो अधिकांश बच्चों ने कहा हम खलासी बनना चाहते हैं। वो बस का जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर भी नहीं, खलासी, हम बड़ा होकर खलासी बनना चाहते हैं। क्यों? तो उनके समुदायों में जो थोड़ा बड़ा पैसा कमाने वाले लोग थे, जो रोल मॉडल थे, वो सब खलासी थे, तो उनको लगता था कि खलासी ही बनना पड़ेगा। तो रोल मॉडल का जरूरत हो जाता है। कोई दलित समुदाय से कोई पद पर पहुंचेगा, मंत्री बनेगा, तो उससे क्या होता है कि लोगों को रोल मॉडल मिल जाता है, बच्चे लोग जो है सो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो फ्री कंपटीशन का बात हुआ। आरक्षण जो है, तो आरक्षण में सबसे ऊपर तो होता है संविधान। आप संविधान में जो लिखा हुआ है वैसे संविधान में ही गलत है। समानुपातिक समावेशी कहिए तो एक अर्थ लगता है, और समावेशी कहिए तो दूसरा अर्थ लगता है। समानुपातिक समावेशी का वो अर्थ हुआ, अगर कोई समुदाय देश का 33% है तो उसका जब तक 33% प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता है तब तक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उनको पुश करते रहिए। लेकिन सिर्फ समावेशी कहिएगा तो उसका मतलब हुआ देश का अगर 50 राजदूत है तो उसमें एक मधेसी डाल दीजिए, हो गया समावेशी। दुनिया भर में देश नेपाल का अगर 50 राजदूत है और सिर्फ समावेशी बनाना है तो 50 में सिर्फ एक मधेसी डाल दीजिए, एक दलित डाल दीजिए, एक जनजाति डाल दीजिए, एक महिला डाल दीजिए, और बाकी 45 कितना 44 कितना जो बाकी जो बनता है सब बाहुन मेल, पुरुष बाहुन को डाल दीजिए, तो समावेशी हो गया। दिखाने के लिए तो है ना, दिखाने के लिए एक मधेसी, टोकन मधेसी को डाल दिया किसी को, तो घातक चीज है। तो संविधान में, अंतरिम संविधान में था समानुपातिक समावेशी। ये जो फ्रॉड संविधान लाए हैं उसमें हमको लगता है डाइल्यूट करते करते उसको समावेशी रखती हैं, समानुपातिक समावेशी नहीं है। क्लस्टर भी जो डिजाइन किए हैं तो खास आर्य का क्लस्टर एकदम डिफाइंड है कि बाहुन, क्षेत्रीय क्या क्या जो है वो 2-4 समुदाय वेल डिफाइंड है, बाकी को डिफाइन नहीं किया। यानी कि संघीयता आया तो उसको भी बाहुन क्षेत्र, जो शासक वर्ग लोग हैं, बाहुन क्षेत्रीय लोग हैं, वो अपने लिए बना लिए। ऐसे बनाए कि 7 में से बहुमत प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हीं के समुदाय से आएंगे, वैसा निर्माण किए हैं। समावेशिता डाले तो वो भी अपने लिए ऐसे किए हैं कि आरक्षण जैसे कि बाहुन क्षेत्रीय को ही चाहिए। लेकिन जो है संविधान में, उसके विरोध में कानून, आप उसको भी डाइल्यूट करके कानून नहीं बना सकते। लेकिन जो कानून आया है उसके विरोध में अदालत का काम संविधान बनाना, संविधान परिमार्जन करना, या कानून फेरबदल करना, या कानून का सिर्फ व्याख्या, एक कानून है उसका सही व्याख्या ये है, सिर्फ उतना कर सकते हैं। अदालत खुद में कानून नहीं बना सकती है, संविधान नहीं लिख सकती है, संविधान का संशोधन अदालत का नहीं कर सकती है। तो नेपाल में क्या है, नेपाल में विधि का शासन अभी है ही नहीं।
एक फेमस एग्जाम्पल, सीके राउत जो भी कर रहे थे शांतिपूर्वक कर रहे थे, तो बोलना तो वाक स्वतंत्रता हुआ। अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, वो तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि संविधान में फंडामेंटल किस्म से उसको प्रोटेक्ट किया गया है। कुछ भी बोले, गलत भी बोल सकते हैं। अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप उनके विरोध में बोलिए, आपको भी छूट है कि नहीं, सीके राव जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो अब वो आपका भी वाक स्वतंत्रता हुआ, आप भी कह सकते हैं कि सीके राव गलत बोल रहा है। लेकिन वो सिर्फ जो बोले, जो लिखे बात थे, उनके आधार पर अरेस्ट करना शुरू कर दिया, तो वो बात अदालत में पहुंचा, तो सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि नहीं, ये आदमी शांतिपूर्वक अपना बात कह रहा है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, वो कर सकता है, दैट इज अलाउड नेपाल के संविधान अनुसार। फिर भी सर्वोच्च के निर्णय बार बार, एक बार नहीं, बार बार आने के बाद भी प्रशासन जो है सो हरास कर रहे थे, तंग पर तंग कर रहे थे, अरेस्ट पर अरेस्ट कर रहे थे। उससे प्रमाणित होता है नेपाल में विधि का शासन था ही नहीं और अभी भी नहीं है। यानी कि अगर नेपाल में अदालत संविधान में जो लिखा हुआ है उसका ठीक उल्टा कुछ कर दे, निर्णय कर दे, जो कानून में लिखा हुआ है उससे फर्क निर्णय कर दे, जो रिट लेकर जो गए हैं लोग, जो मांगा है वो दिया नहीं, जो नहीं मांगा वो दे दिया, और या उसके जो मांगा उसके विरोध में दे दिया, तो वो उसको अदालती निर्णय नहीं कहा जा सकता है, उसको नौटंकी कहा जा सकता है कि विधि का शासन है ही नहीं, मंकी बिजनेस, ये मंकी बिजनेस चल रहा है। तो नेपाल में वैसा भी होता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ आया ही नहीं है अभी तक। अगर रूल ऑफ लॉ आया नहीं, इसका मतलब अभी डेमोक्रेसी का स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है, बाकी है। लोकतंत्र अभी स्टैब्लिश हुआ ही नहीं है, कि लोकतंत्र का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो विधि का शासन में तो अदालत का होता है काम कि आप संविधान के विरोध में नहीं निर्णय ले सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके विरोध में नहीं निर्णय ले सकते हैं, सिर्फ उसका व्याख्या कर सकते हैं। जब कोई रिट पड़ता है तो आप मांग रहा है कुछ और आप दे रहे हैं कुछ। आप जो संविधान में और जैसे कानून में जो आरक्षण का जो डिफाइन किया है उससे आगे बढ़ के जो कानून में कहा ही नहीं है वो अदालत ने कहा तो गलत किया। विधि के शासन में ऐसा नहीं होता है। तो आरक्षण जो समुदाय बहिष्करण में पड़ी हुई है, राइट। अब जैसे नेपाल में देखिए तो सबसे कहते दुर्गम कर्णाली, वो अपना एक कहानी है। कर्णाली जो है सो वो भौगोलिक कारण से दुर्गम नहीं है, और भौगोलिक कारण से दुर्गम रहता तो आज से 500 साल पहले उतना समृद्ध सभ्यता, कर्णाली का जो सभ्यता है बहुत समृद्ध जगह था। वो क्यों था? 500 पहले क्या था? वहाँ फ्लैट लैंड था, वहाँ झापा की तरफ फ्लैट लैंड था, इसलिए वो समृद्ध था। क्या था? तो भौगोलिकता तो वही है, बल्कि अभी से भी बिकट रहा होगा। अभी तो थोड़ा मोड़ा प्लेन वगैरह जाते हैं और रोड वगैरह बन गया है। उस समय तो ना प्लेन था, ना हेलीकॉप्टर था, ना रोड था, है? खच्चर और याक के पर सामान डाल दो और इधर उधर करो, वही ना था। फिर भी समृद्ध था, बहुत समृद्ध था वो जगह। क्यों? तो वहां ओपन बॉर्डर था, तिब्बत के साथ ट्रेड होता था, इसलिए। तो चीन ने तिब्बत हड़पने के बाद जो बॉर्डर सील कर दिया तो सांस लेना मुश्किल हो गया कर्णाली को, इसलिए गरीब हो गया। आप मधेश का जो नेपाल भारत बॉर्डर है उसको सील कर दीजिए, मधेश का हालत वो गाजा स्ट्रिप की तरह हो जाएगा। जो गाजा स्ट्रिप वेस्ट बैंक में है वैसा हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो कर्णाली में चीन ने वही किया है। वो विकट है, भौगोलिक विकटता के कारण गरीब हुआ है, वो बात नहीं है, वो कृत्रिम बात है, आर्टिफिशियल बात है। लेकिन आज की अवस्था में कर्णाली के जो है मुगु हुमला जुमला वगैरह है, उससे पीछे है महोत्तरी जिला सब है ना मधेश में, 2 नंबर प्रदेश में। तो भौगोलिक सुगमता होते हुए भी नेपाल का जो फ्लैटलैंड है उतना सुगम होते हुए भी क्या बात है, क्या वजह है कि विभिन्न मानवीय सूचकांक जो होते हैं, जो ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, उसके आधार पर देखिए तो सबसे पीछे, सारे नेपाल में सबसे पीछे, सबसे विकट कर्णाली, उससे पीछे 2 नंबर के जो जिला वगैरह हैं, महोत्तरी, धनुषा, क्या क्या सब है, सर्लाही, बारापर्सा, रौतहट। तो कर्णाली से भी पीछे क्यों है 2 नंबर प्रदेश? अगर नेपाल में सरकार किसी के लिए कुछ भी न करे, एब्सेंट सरकार रहे, तो भी 2 नंबर प्रदेश वैसा पीछे नहीं रहेगा। जब तक आप एक्टिवली दमन शोषण नहीं कर रहे हैं, तब तक वो हालत नहीं होगा। यानी कि ये नहीं कि सरकार ने विकास नहीं किया 2 नंबर प्रदेश में, वो बात नहीं है। जो काठमांडू में सरकार है वो एक्टिवली चरम किस्म से दमन, शोषण, अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है। इसीलिए कर्णाली से भी पीछे है आपका महोत्तरी, धनुषा, ये सब। इंटरनल कोलोनाइजेशन चल रहा है, आंतरिक उपनिवेशवाद चल रहा है। जिस तरह ब्रिटेन इंडिया से चुरा चुरा के ले गया। ब्रिटेन के आने से पहले इंडिया था अमेरिका, दुनिया का 25% जीडीपी इंडिया का था, जो अभी अमेरिका का है। जब ब्रिटेन भारत से निकला तब तक वो 3% तक पहुंच गया था, सब चोरी करके ले गया। तो मधेश से चोरी कर करके काठमांडू वाले ले जाते हैं, इसीलिए उतना पीछे है मधेश। एक्टिवली चरम किस्म से दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो आरक्षण का मतलब होता है कि हाँ, जिन समुदायों का एक्टिवली बहिष्करण किया गया है, जिनको शक्ति से दूर रखा गया है, तो उनको सशक्तिकरण करने के लिए उन सभी समुदाय को, जो नेपाल में दमा जमा कहते हैं, दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, राइट। तो बहिष्करण में पड़े लोगों को, तो फॉर्मूला तो जो आया था अंतरिम संविधान के अंतर्गत, तो आरक्षण का फॉर्मूला था कि 51% खुला प्रतिस्पर्धा, जो कि 250 साल से नहीं करते आए हैं। 250 साल तक अघोषित आरक्षण था। तो उस अघोषित आरक्षण को खत्म करके खुला प्रतिस्पर्धा मेरिटोक्रेसी के आधार पर वो 51% करना। 49% आरक्षण था, उसमें दमा जमा को मिला हुआ था जगह, उसमें मधेसी को कितना है, दलित को कितना है, वो सब फार्मूला है। उस फार्मूला के आधार पर जो है सो वो आरक्षण देते जाना होगा। एंट्री में, लोकसभा आयोग में एंट्री में, प्रमोशन में सब करना होगा, आरक्षण उसे कहते हैं। तो आरक्षण क्या है? आरक्षण पर एक समय उस समय बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वो प्रो अफर्मेटिव एक्शन थे, और जो एंटी अफर्मेटिव एक्शन लोग हैं वो प्रश्न कर रहे थे। तो बिल क्लिंटन ने जवाब में दिया, देखो इस आरक्षण के बल पर जिन लोगों को फायदा होगा वो तो मेरे जो बहिष्करण में पड़े लोग हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं और भी हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, तो उन समूह के लोगों को, बहुत कम लोगों को मौका मिलेगा आरक्षण के मार्फत से। लेकिन आरक्षण देते हुए भी जिन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको लिए मैं क्या करूं? मेरे को उस प्रश्न का जवाब दो। यानी कि आरक्षण ईमानदारी पूर्वक लागू करने के बाद भी, जैसे जो दमा जमन लोग हैं, दलित, मधेसी, जनजाति, महिला, उन समूह के लोगों को अगर आरक्षण ईमानदारी पूर्वक 49%, 51% फ्री कंपटीशन, 41% आरक्षण फॉर्मूला पर एकदम ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाएगा, तो भी उन 4 समुदाय के लोगों को, अधिकांश 99.9% को कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव असर नहीं पड़ेगा। तो 0.1% से कम को आप आरक्षण देके कुछ मदद करिएगा, लेकिन बाकी 99.9% के लिए क्या करिएगा? उसके लिए बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोग्राम चाहिए, एजुकेशन में, हेल्थ में बड़े बड़े प्रोग्राम चाहिए, राशन वितरण करना होगा, जो भूखे लोग हैं राशन कार्ड बनाना होगा, रोजगारी सृजना करना होगा बड़े बड़े मायनों में। तो जो लोग अफर्मेटिव एक्शन का विरोध करते हैं वो वही घिसी पिटी पुरानी बात चाहते हैं कि वही शाहराना 52 सब शासन करे, 52 क्षेत्र सब शासन करता रहे हैं। तो आरक्षण का विरोध करने वाले वो
वो जो डिफेंसिवनेस आता है तो तर्क पर तर्क देते रहते हैं, तो उनका वही है, वो शासक मनोवृत्ति, जो शासक समुदाय का जो माइंडसेट होता है वो अपना माइंडसेट प्रदर्शन कर रहे हैं। और आरक्षण का मतलब देखिए, आरक्षण जब होता है, जैसे कि एक मान लीजिए कोई एक सीडीओ का एक पद खाली हुआ, उस पर जो है सो भरना है, और वो आरक्षण को कोटा में गया है, तो उस पद के लिए जो आदमी क्वालिफाइड नहीं है, उसका मापदंड होता है ना कि इस किस्म का पढ़ाई, इस किस्म का अनुभव, इस किस्म का अंतर्वार्ता का रिजल्ट, तो वो मापदंड जब तक पूरा नहीं करेगा कोई दलित या मधेसी या जनजातीय महिला, तो वो आरक्षण के लिए क्वालिफाई होगा ही नहीं। वो आरक्षण का मतलब अनक्वालिफाइड लोगों को एंट्री दो, वो होता ही नहीं है। जैसे कि एमसीसी का मतलब अमेरिकी सेना नेपाल आ जाएगी, वो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर भी वो गलत बात, प्रोपेगेंडा, कॉन्स्पिरेसी सब वो लोग डालते रहते हैं। तो आरक्षण का मतलब उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलता है जो उस पद के लिए, जो उस पोजीशन के लिए, जो उस सीट के लिए क्वालिफाइड हो। जो क्वालिफाइड नहीं है उसको आरक्षण मिलेगा ही नहीं। तो आरक्षण के मार्फत जो पद पर पहुंचे लोग, सब क्वालिफाइड लोग ही पहुंचते हैं। आरक्षण का मतलब वो होता है। और आरक्षण जरूरी चीज है। आप जो बहिष्करण, जो राज्य 3 करोड़ के देश में 3 लाख जो सरकारी तलब खाने वाले लोग हैं, वही ना राज्य सत्ता जो है, वही लोग हैं, उन्हीं से समस्या है। जो बहिष्करण में परे समुदाय है, उनको वही 3 लाख लोगों से समस्या है कि आप जो है सो एक ही समुदाय के और सीमित समुदाय के एक मिल के एक शासक समुदाय बन गए हैं और बाकी पर शासन कर रहे हैं, बाकी को बहिष्करण कर रहे हैं। उसको करेक्ट करने के लिए, उसको जो गलत होता है 250 साल से, उसको सही करने के लिए आरक्षण अत्यावश्यक चीज है। 3 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, तो उन 3 करोड़ को प्रतिनिधित्व तो चाहिए, उनको पावर चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और सशक्तिकरण होगा तो उससे प्राइवेट सेक्टर में भी फायदा होगा उन समुदायों को। तो अफर्मेटिव एक्शन के प्रोज एंड कॉन्स में वो ये कोई नेपाल वाला बात नहीं है। बहुत तर्क वितर्क, तो वही तर्क वितर्क तो इंडिया में भी हो चुका है, अमेरिका में भी हो चुका है। तो आरक्षण का विरोध करने वाले वो शासक समुदाय के वो माइंडसेट से, या शोषित समुदाय के लोग भी कुछ जो विरोध करते हैं, वो स्लेव मेंटालिटी, मानसिक दासता अपना प्रदर्शन करते हैं, वैसे निकल जाते हैं ना। आरक्षण का विरोध करने वाले जो शोषित समुदाय के, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, वो भी कभी कभी आपको मिल जाएंगे आरक्षण का विरोध करते। नहीं, क्वालिफाइड आदमी को मिलना चाहिए। अरे यार, आरक्षण में भी तो वही होता है, आरक्षण में के मार्फत भी तो क्वालिफाइड आदमी को ही मिलता है, जो क्वालिफाइड नहीं है उसको नहीं मिल सकता है आरक्षण। फॉर्मूला ही वैसा होता है। आरक्षण के माध्यम पर जो दलित पहुंचता है, वो क्वालिफाइड होता है तभी पहुंचता है। जो जनजाति पहुंचता है, मधेसी पहुंचता है, जो महिला पहुंचती हैं, तो क्वालिफाइड होता है तभी पहुंचता है। आरक्षण का अर्थ ही वही होता है। तो ये 3 प्रमुख बात है। एक है जो फ्री कंपटीशन है, उसमें वास्तव में फ्री कंपटीशन का व्यवस्था हो, उसका जो मापदंड है उस वास्तव फ्री कंपटीशन वाला मेरिटोक्रेटिक की, जो अभी तक नहीं होता है, अभी तक अघोषित आरक्षण होता है, तब ना इम्बैलेंस हो गया है। जनसंख्या है 10% और राज्य में उसका रिप्रेजेंटेशन है 90%, वो अघोषित आरक्षण के कारण। तो उसको फ्री कंपटीशन लाना है 51% सेक्शन में। उसके बाद आरक्षण, न्यायोचित आरक्षण लागू करना है। जब तक समानुपातिक समावेशी न हो जाए तब तक आरक्षण करते रहना। और ये मानना है कि वो उतना करने के बाद भी आप 1% से कम आदमी को, 0.1% आदमी को फायदा हो रहा है, तो बाकी 99.9% के लिए जो अपॉर्चुनिटी सृजना करना होगा, वो
एजुकेशन के मार्फत से, हेल्थ के मार्फत से, पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स के मार्फत से, जैसे गांव गांव में मेस चलाना, गांव गांव में राशन कार्ड वितरण करना, लोगों को राशन देना, रोजगारी सृजना करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करके प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगारी सृजना करना लोगों को, ताकि बाकी 99.9% को भी फायदा हो। जो पिछड़े समुदाय है उसको आप आरक्षण के माध्यम से 0.1% को शायद छू सकिएगा, लेकिन उन समुदायों को जो 99.9% लोग हैं उनके लिए ये सब करना होगा, बड़े बड़े प्रोग्राम करने होंगे।